Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. I am your assistant teacher. We are doing Geography chapter number 1. Name of the chapter is Resources and Development. Today we start fifth part of this chapter. Come to the page number 5. The topic is Land Utilization. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 43% क्या है, प्लेन एरिया है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के काम में आता है, 30% एरिया माउंटेन एरिया है और 27% एरिया क्या है, प्लेटो एरिया है. नाउ सी लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सी ज़मीन, किस तरीके से हम लैंड को यूज़ करते हैं. नंबर 1 फॉरेस्ट एरिया जो हमारे काम में आता है. नंबर 2 लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. उस तरह की ज़मीन होती है जो कल्टीवेशन के लायक नहीं होती है, जिसके ऊपर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो. नंबर 3 अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. और कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, किसी वजह से वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, तो वो ज़मीन क्या रह जाती है, बिल्कुल खाली रह जाती है. इसके क्या पार्ट हैं. परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड, जिसके ऊपर जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, लोग वहाँ पर जानवरों को घास चराने के लिए लेकर आते हैं. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स कल्चरल वेस्ट लैंड. नाउ फोर्थ है फैलो लैंड. फैलो लैंड कौन सी होती है, जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि आने वाले टाइम के अंदर 2 साल 5 साल जब उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी उसके बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सके. फिफ्थ है नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया क्या होता है, जो टोटल जो एरिया होता है जिसके ऊपर क्रॉपिंग की जाती है वो क्या कहलाता है, नेट सोन एरिया. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. ये लर्न कर लेना आप लोग. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एक साल के अंदर जितनी ज़मीन के ऊपर प्रोडक्शन होता है उसके अंदर हम नेट सोन एरिया को प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर ज़मीन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वहाँ पर उसकी टोपोग्राफी देखी जाती है, क्लाइमेट देखा जाता है, सॉइल टाइप देखा जाता है कि वो ज़मीन किस चीज़ के लायक है, क्या क्वालिटी है उस मिट्टी का, क्या क्वालिटी है उस ज़मीन का, वहाँ के एटमॉस्फेयर का क्या प्रोडक्शन वहाँ पर किया जा सकता है. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural and traditions, etc. ठीक है. ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि अब जिस तरीके का वहाँ पर उस ज़मीन के ऊपर काम होगा, जो जैसे अगर वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा दी गई, कोई एग्रीकल्चर वहाँ पर हो रहा है तो पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अगर आप इंडस्ट्री वहाँ पर लगा रहे हैं, कल्चर ट्रेडिशन सभी तरीके से वो जगह क्या हो जाएगी, अच्छी डेवलप हो जाएगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. टोटल कितना जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. लर्न कर लेना आप लोग ये. लैंड यूज ऑफ डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली. अब जो 93% एरिया है हमारे पास जो अवेलेबल है लैंड का, तो वो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको अभी तक काम में नहीं लिया गया है. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की हम बात करते हैं असम को छोड़ के, तो वहाँ पर अभी तक वहाँ पर ज़मीन तो है लेकिन वहाँ पर वो प्लेन एरिया नहीं है, ठीक है, प्लाटो एरिया है, थोड़ा हाईली एरिया है, तो इस वजह से उस पर अच्छे से वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, सेटलमेंट भी ज़्यादा नहीं हो पाता है. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also been not surveyed. ठीक है, पाकिस्तान और चाइना का बहुत सारा एरिया ऐसा है जो अभी तक सर्वे नहीं किया गया है, अभी तक वो बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी तक सर्वे ही नहीं किया है कि वो ज़मीन किस चीज़ के काम में आ सकती है. द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज. अब परमानेंट पास्चर के अंडर जो लैंड है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. How are we able to feed a huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? ठीक है, कैसे हम वहाँ पर ग्रेस करा सकते हैं एनिमल्स को पास्चर लैंड के ऊपर. मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज मोर. ठीक है, बहुत सारी फैलो लैंड ऐसी है जहाँ पर
एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है क्योंकि वो पुअर क्वालिटी की है, और अगर हम एग्रीकल्चर वहाँ पर करते भी हैं तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स। अब ये जो ज़मीन है वो 2-3 सालों के अंदर 1 या 2 बार ही वहाँ पर कल्टिवेशन किया जाता है। And if these are included in the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area. अगर हम फैलो लैंड को भी नेट जोन एरिया के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल हमारा साल का जो नेट जोन एरिया है वो कितना हो जाएगा, 54%. द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अब जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि टोपोग्राफी जो होती है, क्लाइमेट जो होता है वो सब जगह अलग अलग होता है. तो जहाँ पर जिस तरह का टोपोग्राफी होता है, क्लाइमेट होता है, वो ज़मीन उसी चीज़ के काम में आती है. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh. 80% एरिया कहाँ पर आता है प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर का, पंजाब और हरियाणा में, और 10% सिर्फ कहाँ पर आता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area. ठीक है, फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो क्या होता है, कम है, सिर्फ 33% ही है जोग्राफिकल एरिया का. एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. और ये किसके अंदर आउटलाइन किया गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंदर जो बनाई गई थी. इट वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट हमारे लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं. द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट. ठीक है, अब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट के फ्रिंजेस पे वहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, और उनका लाइवलीहुड का मेन सोर्स भी क्या होता है, वो फॉरेस्ट ही होते हैं. अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस. एक पार्ट ज़मीन का ऐसा भी है जो क्या है, वेस्ट लैंड है, जिसको हम एग्रीकल्चर में काम में नहीं ले सकते हैं. वेस्ट लैंड इंक्लूड्स, वेस्ट लैंड के अंदर क्या आती है, रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया आते हैं. एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जिसको हम दूसरे नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में काम में लेते हैं, जिसके अंदर सेटलमेंट्स आते हैं, सेटलमेंट्स जहाँ पर घर बनते हैं, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. अब कंटिन्यू अगर हम किसी ज़मीन को हम यूज़ में लेते हैं, ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और वो लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. Thus in turn has serious repercussion on society and the environment, जिसकी वजह से सोसाइटी और एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ता है. Now come to the next topic, land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. अब हमारे पास जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको हमें आज भी यूज़ करना है और आने वाली जनरेशन के लिए भी यूज़ करना है. 95% of our basic need for food, shelter, clothing are obtained from land. 95% जो हमारी ज़रूरतें हैं, फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लोथिंग, ये सारी ज़मीन से ही पूरी होती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेशनल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी ज़मीन जो हो रही है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है. सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, तो ये सारी जो है इसकी वजह से धीरे धीरे ज़मीन क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है. ठीक है, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क is complete leaving deep scars and traces of overburdening. अब माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, स्कार्सेस आ जाते हैं ज़मीन के ऊपर, ओवरबर्डन पड़ जाता है ज़मीन पर, जिसकी वजह से वो ज़मीन क्या हो जाती है, आसपास की ज़मीन जहाँ पर माइनिंग होती है उसके आसपास की ज़मीन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन. अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पर माइनिंग की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है. इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन. अब
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है, ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है। ठीक है, ओवरग्रेजिंग पता है ना, जानवर जो चढ़ते हैं ज़मीन को खाते हैं। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन क्या किसकी वजह से होता है, एग्रीकल्चर की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। ड्यू टू वाटर लॉकिंग लैरिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी इन द सॉइल। अब मिट्टी में के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, खेतों के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो सैलिनिटी और एल्कलाइनिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, उसके अंदर खराब हो जाती है। द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोल्प स्टोन फॉर सैरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफेयर। अब जो इंडस्ट्रीज लाइम स्टोन की होती हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज जो होती है वो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, इट रिटार्ड्स the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent year, industrial influence as waste have become a major source of land and water pollution in many part of the country. ठीक है, अब धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन जो होता है वाटर का, वाटर को फ्लो कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से जो रिवर रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर भी पोल्यूशन होता है। समझ में आया आप लोगों को, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो फ्लो कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से रिवर वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, आपका ये 5th पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। नाउ आगे का जो चैप्टर है वो हम 6th पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।